नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते कार्रवाई को कल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष के वरिष्ठ मंत्री और प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी, उसके नेताओं और राष्ट्रवाद पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने एक प्रकाशित मैगजीन में छपे लेख का हवाला देते हुए कहा कि उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और नेतृत्व से जुड़े गंभीर मुद्दों का उल्लेख है। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा पर खुली और विस्तृत चर्चा करना है, लेकिन सरकार इस विषय पर बहस से बचती नजर आ रही है। उन्होंने डोकलाम और चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सच्चाई सामने नहीं आने दी जा रही है। इस पर रक्षा मंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि सदन में किसी प्रकाशित मैगजीन की सामग्री और अप्रमाणित उदाहरणों का उल्लेख नियमों के विरुद्ध है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उनका स्रोत विश्वसनीय है और उसमें एक पूर्व सेनाधिकारी के अप्रकाशित संस्मरणों से जुड़े अंश शामिल हैं। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद सदन का माहौल गर्म हो गया, शोर शराबा बढ़ा और कार्रवाई को बीच में रोकना पड़ा। बाद में जब सदन दोबारा शुरू हुआ तब भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बहस की मांग को लेकर विवाद जारी रहा। For letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. So Naravane ji writes. No. I'm not quoting that. I'm not quoting it. अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर अपोजिशन से इस केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती। और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? लोकसभा में राहुल गांधी की टिप्पणी पर जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को कल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि डोकलाम मुद्दे का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, जिसमें उन्होंने एक मैगजीन का हवाला दिया था, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रकाशित किताब का उल्लेख सदन में नहीं होना चाहिए और उसको आधार बनाकर किसी भी मुद्दे पर बातचीत करना गलत है, यानी कि नियमों के खिलाफ है। तो सदन की कार्रवाई कल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, सदन की कार्रवाई कल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी ने आज सदन में जो टिप्पणी की उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला पूरे सदन में देखने को मिला, क्या कहेंगे? देखिए साहिल, वो वाला पन्ना अभी मेरे पास आ गया है जिस पन्ने की और जिस आर्टिकल का कोट करके राहुल गांधी आज सदन में बोलना चाह रहे थे। उसमें पूर्व जो सेना अध्यक्ष है नरवणे साहब, उन्होंने ये लिखा है, जिस समय गलवान घाटी के अंदर
दोनों देश की सेना आपस में लड़ रही थी। और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, जो यहाँ से पीएमओ से एक फैसला लिया जाता है वाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, और वो कुछ घंटों के बाद में वो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रुक जाता है। और उसमें मुख्य चीजें क्या है, सच्चाई क्या है, वो दोनों का जो फैसला है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने आपस में लिया था। ये बात वो अपना रखना चाह रहे थे। अब पेच इसमें ये फंस रहा है यहाँ पे, जैसे ही ये बात राजनाथ सिंह जी को पता थी वो क्या बोलने वाले हैं, तो राजनाथ सिंह ने ये कह के उस मुद्दे को शांत करवाया, राहुल गांधी को चुप करवाया कि ऐसी पुस्तक का, ऐसे आर्टिकल का जिक्र और कोट करने का मतलब क्या है जो अप्रकाशित हो, जो प्रकाशित ही नहीं, उसका क्या मतलब बनता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का दूसरा एक बयान और आया है, जैसे वो पार्लियामेंट के बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो पत्रकारों को कहा कि वो लाइन में बोलूंगा जरूर। वो उस पे जिद पे अड़े हुए हैं कि जब भी मौका मिलेगा वो वाली लाइन में जरूर बोलूंगा। तो जाहिर सी बात है, दोबारा से भी अगर वो लाइन बोलेंगे तो इस तरीके की तनातनी है हम लोगों को संसद में देखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। और क्योंकि सदन की कार्रवाई को कल तक 12 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया, उसके बाद जब बाहर मीडिया से रूबरू हुए राहुल गांधी, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और इस बात को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। बार बार सदन में इस तरीके से कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा किया जाता है और मैं किसी भी बात पर बोलने की कोशिश करता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। देखिए, इसमें कई सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि देखो ये साहिल जी आपको पता ही है, कुछ सालों से जो संसदीय परंपरा है वो तकरीबन आपको बदली हुई दिखाई देगी। कुछ ऐसे शब्दावली हैं जिसको पार्लियामेंट्री अफेयर बोर्ड ने ये तय किया कि ऐसे शब्द वहां नहीं बोले जाएंगे, और बंदिशें कई सारी होती हैं। भाई कोई गलत, अगर प्रश्नकाल में जब कोई भी पार्लियामेंट मेंबर जब कोई बात कहता है तो वही कहता, उसको पहले संसद के जो लोकसभा के जो सचिव हैं, महासचिव हैं, उनको पहले आगाह कराया जाता है कि आर्टिकल 211 के तहत में मेरा ये प्रश्नकाल है, इस पे मैं जवाब मांगूंगा। अब उस जवाब में जब कोई नई बात कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ऐड कर देता है तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाती है जी। अब ये जो आज इन्होंने करना था, ये अनऑफिशियल था, ये इन्होंने पहले आगाह नहीं करा था और ना ही इन्होंने लिखित में दिया था महासचिव को कि मैं ये वाला क्वेश्चन आज रेज करूंगा। अब राहुल गांधी जो शैली है, उस शैली को तो हम आप सभी जानते हैं। भाई कहते कुछ हैं, वो परंपराओं का पालन तो करते हैं, लेकिन कब वो लीक से हट जाए, कब अपने प्रश्न को चेंज कर दे, वो किसी को नहीं पता होता है जी। और शायद यही वजह है कि इस तरीके का हो हंगामा सदन में जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो होता हुआ नजर ही आता है। बहरहाल फिलहाल कल 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इसमें साहिल एक चीज और लाइन में जोड़ना चाहता हूँ जी। जो जिस किताब का, जिस आर्टिकल का राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे ना, ये सरकार को बिल्कुल नहीं पता था। सरकार को बिल्कुल उन्होंने बताया नहीं था कि मैं इस मुद्दे पे आज माननीय गृह रक्षा मंत्री से जवाब मांगूंगा। अच्छा, जैसे उन्होंने जिक्र करा, अगर आप बॉडी लैंग्वेज अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आप देखो तो तुरंत वो एक सचेत मुद्रा में आ गए कि नहीं, मुझे पता चल गया कि ये क्या पूछने वाले हैं। तो वो बीच क्वेश्चन में ही, वो बीच में ही टपक से बोलने लगे कि नहीं, आप, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो पुस्तक जो अप्रकाशित है तो उस पे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। तो वो चीजें ये आज पता चल गया कि हालांकि देखो खलबली दोनों तरफ है, दोनों तरफ की ऐसा क्वेश्चन उन्होंने रेज कर दिया जिसका जिक्र पार्लियामेंट के अफेयर में था ही नहीं। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने जिस विषय को उठाया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला सदन में देखने को मिला है और उसके बाद कार्रवाई को भी कल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लगातार देखने को मिल रहा है कि सदन की कार्रवाई बाधित यहाँ पर हो रही है और आज भी काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला सदन में देखने को मिला है। वहीं लोकसभा में चीन से जुड़े मुद्दे पर चल रही चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विपक्ष के नेता के पक्ष में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चीन से संबंधित विषय राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए इस पर सदन में खुलकर चर्चा होनी जरूरी है। उनका कहना था कि विपक्ष के नेता को अपनी बात विस्तार से रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए ताकि देश से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों और तथ्यों पर पारदर्शी बहस हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर संवाद और चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और इसे
सीमित नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? आप क्या? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति, और आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, तो मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के नेता पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के नियमों का पालन नहीं किया। बार बार उनसे कहा गया कि वो सदन के नियमों का पालन करें, लेकिन वो ऐसा करते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने सदन का समय बर्बाद किया है। तो मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के नेता पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष से बार बार कहा गया कि वो सदन के नियमों का पालन करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे सिर्फ और सिर्फ सदन के समय की बर्बादी हुई है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि भाषण के दौरान ऐसी पुस्तक के उदाहरण पढ़े गए जिसकी प्रामाणिकता और प्रकाशन विवरण स्पष्ट नहीं था, जबकि संसदीय परंपरा के अनुसार अप्रमाणित सूत्र का हवाला देना उचित नहीं माना जाता है। इस पर रक्षा मंत्री और अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई और कहा कि सदन की कार्रवाई तय नियमों के तहत ही चलनी चाहिए और पीठासीन अधिकारी के निर्देश सर्वोपरि होते हैं। रिजिजू ने कहा कि स्पीकर की आपत्ति और निर्देश के बाद भी वो संदर्भ दोहराए गए, जिससे सदन का समय व्यर्थ हुआ और व्यवधान की स्थिति बनी। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में चर्चा को चीन सीमा और पुराने घटनाक्रमों की ओर मोड़ दिया गया, जबकि ये बहस धन्यवाद प्रस्ताव पर केंद्रित थी। मंत्री ने कांग्रेस पर ऐतिहासिक सीमा विवादों को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि पुराने फैसलों की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति या परिवार नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। सभी सदस्यों को संसदीय मर्यादा और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपील की कि विपक्ष के नेता अपने साथियों को भी नियमों के अनुरूप आचरण करने के लिए प्रेरित करें और संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदार रवैया अपनाएं। आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव हमारे पार्टी की ओर से शुरू किया और हम सब, प्रधानमंत्री जी और हम सब, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी का स्पीच सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी जी रूल नहीं मानते हुए जिस किताब का पब्लिकेशन, उसका ऑथेंटिसिटी का बारे में कुछ वहां क्लियर नहीं बताते हुए कोट करने शुरू किया। तो रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके। वहीं बिहार बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाषण में सुशासन से समृद्धि की दिशा में बढ़ते राज्य की स्पष्ट तस्वीर दिखाई दी। उन्होंने बताया कि संबोधन में विकास,
आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार और जन कल्याण से जुड़े कई अहम बिंदुओं का उल्लेख रहा, जो आगे की नीति और कार्य योजना का संकेत देते हैं। उनका कहना था कि विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार मिलकर लगातार योजनाएं लागू कर रही है, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इसी तालमेल और निरंतर प्रयास से राज्य आने वाले समय में तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। सुशासन से समृद्धि की झलक माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में दिखाई पड़ा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले प्रगति यात्रा में जो वादा किया, आज चुनाव के बाद जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया और भारी बहुमत से बड़े जनादेश से एनडीए को सुशोभित किया और आज उन तमाम विकसित बिहार बनाने का डबल इंजन की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किए गए कार्यों का झलक था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगा भवन पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोगों को रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया गया है, जबकि वो पूरी तरह से जीवित हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी प्रभावित लोगों को एक साथ लाना संभव नहीं था, फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को साथ लाया गया है जिनके नाम गलत तरीके से मृत श्रेणी में दर्ज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग अगले दिन मीडिया के सामने आकर अपनी स्थिति और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, ताकि सच्चाई सामने आ सके और संबंधित व्यवस्था पर जवाबदेही तय हो। घर घर में जाके ढूंढ रहा है, कोई आया कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा सो नहीं आ पाए कि हमारा भी एसआईआर चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। आप लोग प्लीज मेहरबानी करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। और ये पुलिस को साइड कर दो। देखिए सब दिल्ली पुलिस को लेके आया, इधर में हमारा लोग है, एक पूरा बस भर्ती करके ले आया। देखो आप पुलिस को दिखाइए, हमको मार दिखाइए, आप पुलिस को दिखाइए। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में एक का लाभ बिहार को मिलने जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन वाराणसी से शुरू होकर पटना के रास्ते सिलीगुड़ी तक चलेगी, जिससे पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को तेज रफ्तार रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उनके अनुसार ये परियोजना बिहार के लिए बड़ा बदलाव लाने वाली साबित होगी, क्योंकि इससे यात्रा का समय काफ़ी घटेगा, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि तेज गति वाली रेल सेवा शुरू होने से पर्यटन, उद्योग और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। और आप देखें तो समय की कितनी बचत होगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है, बिहार T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरकारी निर्देश का हवाला देते हुए संकेत दिया है कि टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। इस रुख ने टूर्नामेंट के सबसे चर्चित और हाई वोल्टेज मैच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत पाक मुकाबला हमेशा सबसे ज्यादा दर्शक जुटाता है और टीवी व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड व्यूअरशिप लाता है, जिससे प्रसारण अधिकार और विज्ञापन से भारी राजस्व जुड़ा रहता है। एक ऐसे ही मैच से सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अगर ये मुकाबला नहीं होता है तो इसका सीधा असर आईसीसी की कमाई, ब्रॉडकास्टिंग डील और जुड़े क्रिकेट बोर्डों के राजस्व पर पड़ेगा। मीडिया राइट्स रखने वाले प्रसारकों
को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसकी भरपाई को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। नियमों के तहत टूर्नामेंट मैच से हटने पर संबंधित बोर्ड पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। कुल मिलाकर इस टकराव ने खेल से ज्यादा आर्थिक और प्रबंधन स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। उनके विरोध कार्यक्रम के बाद प्रशासन ने उन लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो खुले तौर पर उनके आंदोलन के समर्थन में सामने आए थे। उन्होंने अपने विरोध के दौरान ब्राह्मण समाज पर कथित अत्याचार और यूजीसी नियमों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि आंदोलन से जुड़े समर्थकों और सहयोगियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। पूरे घटनाक्रम ने जिले के प्रशासनिक और सामाजिक माहौल में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और इस कार्रवाई को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देने और सरकार की नीतियों के विरोध में धरना शुरू करने के बाद प्रशासनिक हलकों में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। उनके विरोध कार्यक्रम के बाद प्रशासन ने उन लोगों की भी पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो खुले तौर पर उनके आंदोलन के समर्थन में सामने आए थे। तो उन्होंने अपने विरोध के दौरान ब्राह्मण समाज पर कथित अत्याचार और यूजीसी नियमों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि आंदोलन से जुड़े समर्थकों और सहयोगियों की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा रही है और पूरे घटनाक्रम ने जिले के प्रशासनिक और सामाजिक माहौल में तनाव की स्थिति को पैदा कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाओं का भी बाजार गर्म है। तो ब्राह्मण अत्याचार और यूजीसी के मुद्दों को अलंकार अग्निहोत्री ने प्रमुखता से उठाया था। तो पूर्व मजिस्ट्रेट के इस्तीफे का दिया हुआ ये पूरा मामला है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो भी ये कहकर कि सरकार की नीतियों की वजह से वो ये इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार की नीतियों से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहा है, साथ ही साथ यूजीसी का जो नया नियम था उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर उन्होंने एक विरोध कार्यक्रम भी चलाया। उनके विरोध कार्यक्रम के बाद प्रशासन ने उन लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो खुले तौर पर उनके आंदोलन के समर्थन में सामने आए थे। तो उन्होंने अपने विरोध के दौरान ब्राह्मण समाज और कथित अत्याचार और यूजीसी नियमों से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला प्रशासनिक हलके में लगातार हलचलें देखने को मिल रही है और अब ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जिन्होंने उनके विरोध कार्यक्रम में खुले तौर पर समर्थन दिया था, अब उन अधिकारियों की भी पहचान यहाँ पर की जा रही है। देखिए साहिर जी, अलंकार अग्निहोत्री जी का इस्तीफा कोई छोटा मोटा इस्तीफा नहीं था और बरेली कहीं ना कहीं भारतवर्ष में छा गई थी। अब इसके बाद क्या है, एलआईयू अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दे रही है। बड़े बड़े नाम जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरों के पीछे भी देखा जा रहा है कि इस्तीफा क्यों दिया। उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे हैं। मैं आपको बता दूं, एलआईयू पूरी तरीके से लगी हुई है और क्योंकि हमारे बरेली के जो डीएम थे उनके पिताजी के देहांत हो गया था, इसलिए वो बरेली में नहीं है और जब भी वो बरेली आएंगे लगता है कि बड़ी कार्रवाई बिल्कुल तैयार बैठी है। कई बड़े बड़े चेहरों की कुंडलियां रोज एलआईयू खगाल रही है। बिल्कुल। और विनोद, अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि हम लगातार इस खबर पर बने हुए थे और हमने देखा कि किस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनको निलंबित भी यहाँ पर इस पूरे मामले में कर दिया गया था। हालांकि उस पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि जब मैं पहले से इस्तीफा दे चुका हूँ तो निलंबन की कार्रवाई किस बात की। इस तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की, साथ ही साथ ब्राह्मण समाज पर अत्याचार की बात करते हुए वो नजर आए, अधिकारियों का समर्थन उन्हें मिला। काफ़ी ज़्यादा उठापटक भरा हुआ ये पूरा माहौल और जिस तरीके से हमने देखा कि कई अधिकारियों ने खुलकर भी उनका समर्थन किया। ऐसे में अब उन अधिकारियों की पहचान यहाँ पर हो रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, प्रशासन बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा है। वो ये देख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा ब्राह्मण
संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जाए किसी ब्राह्मण पे कार्रवाई हो और उसके बाद जो आंदोलन जो प्रशासन ने फिलहाल दबा दिया है उसको और तेजी मिल जाए। प्रशासन ये भी देख रहा है, लेकिन हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि प्रशासन फोटो निकाल रहा है, वीडियो निकाल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत नजदीकी माने जाते थे, उन्होंने प्रदेश भी छोड़ दिया है और कुछ लोगों ने बरेली छोड़ के बाहर जा चुके हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से खदाल रहा है कुंडलियां। लेकिन दिक्कत उनके साथ ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि बहुत बड़े हैं और जुड़े हुए हैं इन मुद्दों से। जी, और बिल्कुल एक के बाद एक जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार स्थितियां जो हैं वो काफ़ी गंभीर होती हुई नज़र आ रही हैं। और पूर्व मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो माहौल है वो सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझता हुआ नज़र आ रहा है। विनोद, देखिए, पूरी तरीके से बरेली में शांति है, लेकिन ये शांति तूफान से आने की पहले की शांति लग रही है, क्योंकि कई बड़े चेहरे अगर इसमें निकल के आते हैं तो उसके बाद उनका संगठन क्या करता है, लोग क्या करते हैं। इसीलिए प्रशासन बड़े प्यार मोहब्बत से इस चीज को डील करना चाह रहा है। लेकिन फाइल तो खुलेगी। देखिए, जांचें तो हो रही हैं, जांचों के बाद क्या निकलता है हमारी पल पल की नजर है, और हमारे सूत्रों के माध्यम से हम हर पल पे नजर रख रहे हैं। कई लोगों के नंबर भी पुलिस ने सर्वेलेंस में लगा रखे हैं। चलिए विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन और सामाजिक माहौल में तनाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने सरकार की नीतियों से नाराजगी में इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ये माहौल गर्मा गया था। कई अधिकारियों का खुले तौर पर उन्हें समर्थन भी मिला, जिसके बाद अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिन अधिकारियों ने उनके विरोध प्रदर्शन में खुलकर समर्थन दिया था उनकी पहचान यहाँ पर की जा रही है और उनकी भी अब कुंडली खोलने की तैयारी यहाँ पर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।